हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिस्कवर स्टडी विथ मी प्रीति बोरा। तो दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में आइडियलिज्म कवर करा था और आज हम पढ़ेंगे रियलिज्म। देखिए, आइडियलिज्म और रियलिज्म ये दो सारी जो अप्रोचेस हैं इंटरनेशनल रिलेशन की, ये जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था उस दौरान निकल के आई। और वर्ल्ड वॉर्स के बाद ही एक नीड रियलाइज हुई कि एक इंटरनेशनल ऑर्डर होना चाहिए और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसमें जो स्टेट एक्टर्स हैं वो आए, बात करें और अपने जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको पीसफुली रिजॉल्व करें। लेकिन स्टेट की कुछ वैल्यूज होती है, मोरालिटी होती है एंड वो बाय नेचर अच्छे होते हैं। ये तो थ्योरी आइडियलिज्म ने दी थी, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है, यानी कि प्रैक्टिकलिटी कुछ और होती है। अब आप इमेजिन कीजिए, आपने जितनी भी पुराने वॉर्स की स्टोरी सुनी होगी, किंग्स की स्टोरी सुनी होगी, किंगडम्स की स्टोरी सुनी होगी, इनफैक्ट माइथोलॉजी में भी जितना कुछ पढ़ा होगा, उसमें एक चीज नोट करने लायक है, दैट इज कि जो किंग होता है उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि पावर होल्ड करके रखना। और पावर होल्ड करने का सिंपल यही रीजन होता है ताकि वो सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके अपने जो किंगडम है उसमें, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, कोई और उसको एनेक्स ना करे, कोई और उनके जो टेरिटरी है उसमें इन्फ्लुएंस ना अपना डाले, और उनका सोशो इकोनॉमिक कल्चरल ये सारे जितने भी इन्फ्लुएंस है वो अपना एक्सर्ट कर सके दूसरे नेशंस में भी, और इनफैक्ट अगर दूसरे नेशन में नहीं करना तो एटलीस्ट अपना प्रोटेक्ट तो कर ही सके। तो ये थ्योरी पे बेस्ड है रियलिज्म। रियलिज्म का मानना है कि जो ह्यूमन नेचर है वो बाय डिफॉल्ट सेल्फ सेंटर्ड है, सेल्फ रिलायंट है, यानी कि वो अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचता है, अपने प्रोटेक्शन के बारे में, अपनी सिक्योरिटी के बारे में सबसे पहले सोचता है, रादर देन कि मोरालिटी क्या है, कि लोग क्या कहेंगे। सबसे पहले ये सोचते हैं कि अपनी सिक्योरिटी एंड जो अपनी प्रोटेक्शन है वो मेंटेन करी जा सके। और अगर हम स्टेट को एज एन एंटिटी मान लें तो उसकी जो पॉलिटिक्स है वो कौन चलाता है, वो यही ह्यूमंस चलाते हैं, और इन्हीं ह्यूमंस के जो नेचर होगा वैसे उनकी पॉलिटिकल डिसीजंस लिए जाएंगे, वैसे उनकी पॉलिसी इम्पैक्ट करेगी। तो वर्ल्ड वॉर वन के बाद आपको पता है लीग ऑफ नेशन एक जो डिस्प्यूट था, इंटरनेशनल रिलेशन जो थे उसको सही से कंडक्ट तो कर नहीं पाई थी, इसलिए वर्ल्ड वॉर टू हुआ। अब वर्ल्ड वॉर वन के बाद एक चीज रियलाइज हुई, अगर मैं रियलिस्ट जो थिंकर्स है उनको कोट करूं तो ई एच कार्न ने बोला था अपनी बुक 20 इयर्स क्राइसिस में कि जो वर्ल्ड है वो वर्ल्ड वॉर वन के बाद दो हिस्सों में बट गया, हैव एंड हैव नॉट। जो हैव वाले थे यानी कि जिनके पास पावर और अपने अकॉर्डिंग उनके पास सारे डिसीजन हुए, वो लोग थे जो इस वॉर को जीते थे। लेकिन उनका क्या जो इस वॉर को हारे थे, वो हैव नॉट वाले लोगों का क्या हुआ? उधर अगर आप देखोगे तो ऐसे रिजीम डेवलप हुए जैसे टोटलिटेरियन, फासिज्म, जो फर्दर ह्यूमन नेचर का एग्जाम्पल था, क्योंकि जो वॉर गिल्ट हो गया, अपना प्राइड हो गया, अपने सेल्फ इंटरेस्ट हो गए, उसको मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस समय ये जो बैलेंस ऑफ पावर जो मेंटेन किया था लीग ऑफ नेशन के अंदर, वो बिल्कुल भी काम नहीं आया, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स फेल हो गई। वर्ल्ड वॉर टू के बाद हमने देखा यूनाइटेड नेशंस बनाया, उसमें हमने एक चीज नोटिस कर ली थी कि ये जो ह्यूमन नेचर है ना, इसको हमें कंसीडर करना पड़ेगा। हमें ये नहीं कि कुछ भी बैलेंस ऑफ पावर कर दे, बल्कि हमें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बनाना है जिसके अंदर सब लोग अपने जो व्यूज हैं उसको रख सके। और तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंटली बेस्ड था रियलिस्ट थ्योरी पे। अब रियलिस्ट थ्योरी को दो पार्ट में बांटा जाता है, फर्स्ट की क्लासिकल और दूसरा कंटेम्पररी। अगर मैं क्लासिकल बोलूं तो ह्यूमन नेचर एज अ सेंटर ऑफ पावर, इसको सबसे पहले हमने लिया थ्यूसिडाइड्स, निकोलो मैकियावेली और हॉब्स के प्रिंसिपल के बेसिस पे। और अगर मैं कंटेम्पररी बोलूं तो ई एच कार्ल, हैंस मॉर्गेंथ्यू, और मॉर्गेंथ्यू प्रिंसिपल्स पे बेसिकली बेस्ड है रियलिस्ट थ्योरी, क्योंकि हैंस मॉर्गेंथ्यू ने जो रियलिस्ट थ्योरी है उसके सेलिएंट फीचर्स दिए। अब उनकी एक बुक आई थी, पॉलिटिक्स अमंग नेशन, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। इसमें इन्होंने बताया कि जो बाय डिफॉल्ट इंटरनेशनल रिलेशन है, एक एनार्की वाली सिचुएशन ही है, क्योंकि कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट तो है नहीं, कोई डिप्लोमेसी है नहीं। और ये जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है फिर वो कैसे चलती है, वो सिर्फ एक चीज पे बेस्ड है, दैट इज कि स्टेट एक्टर्स कैसे उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। अब ये बात भी सच है कि स्टेट एक्टर्स के अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चलाते हैं, जैसे कि एनजीओ, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, और भी बहुत सारे जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस है। लेकिन जो मेन रेलेवेंस है वो है स्टेट पॉलिटिक्स की, यानी कि स्टेट अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे पहले देखता है, और उसके बाद वर्ल्ड अफेयर्स में भी वो यही कोशिश करता है कि उसके जो नेशनल इंटरेस्ट है वो पूरे हो। और अब अगर मैं रियलिस्ट थ्योरी के फीचर्स की बात करूं तो फर्स्ट ये है कि ह्यूमन नेचर जो है वो
कन्फ्लिक्टिंग है रादर देन कोऑपरेटिंग। अगर हम नॉर्मल लाइफ में भी देखें तो हर किसी को पार चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन चाहिए बेस्ड ऑन उनके क्या इंटरेस्ट है, सेल्फ इंटरेस्ट और सेल्फ सेंटर्ड है जो ह्यूमन बींग है। अब अगर इसको मैं स्टेट पॉलिटिक्स में डालूं इन प्रिंसिपल्स को, तो स्टेट का जो मेन फीचर्स है वो है कि एक्सपेंशन करना। एक्सपेंशन किसका? अपने इन्फ्लुएंस का, अपनी पावर का, अपने इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, जितने भी उनके पर्टिकुलर ट्रेडिशन है, कल्चर हैं, जितना उनकी पॉलिसीज है, उनकी पॉलिटिक्स है, सब उन्हीं के हिसाब से चलनी चाहिए। ये बेसिक फोकस होता है इंटरनेशनल रिलेशन का। और अगर मैं इंटरनेशनल रिलेशन की बात करूँ तो स्टेट के जो अपने इंटरेस्ट होते हैं, नेशनल इंटरेस्ट, उसके बेसिस में वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी चलाना चाहते हैं। अगर उनके हिसाब से नहीं चलती तो वो ग्रुप्स में चलाते हैं, और ग्रुप्स में जब चलाते हैं तो क्या होता है कि कॉपरेशन के बेसिस में आते हैं, पीस बना रहता है, डिप्लोमेसी का रूट फॉलो करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वॉर कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि वॉर होगा फिर दोबारा अनार्की हो जाएगी और फिर से उनके अंदर जो नेशनल इंटरेस्ट है वो तो फिर से भी पूरे नहीं होंगे। यही रीजन है कि वो बैलेंस ऑफ पावर और पीस और हार्मनी मेंटेन करते हैं। अब अगर मैं बात करूं कंटेम्प्रेरी रियलिज्म की, तो ये 1980s के दौरान इवॉल्व हुआ और मेनली इसकी इवोल्यूशन में सबसे बड़ा हाथ था केनेथ वॉल्स का। तो उनका जो रियलिज्म है वो स्ट्रक्चरल रियलिज्म है, मतलब न्यो रियलिज्म कहते हैं उसको। जो न्यो रियलिज्म है वो मेनली सेंटर्ड है कि जो स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और स्टेट का स्ट्रक्चर जैसा होगा उसके हिसाब से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होगी रादर देन ह्यूमन बिहेवियर। अब न्यो जो रियलिज्म आया उस दौरान एक ही सिर्फ थ्योरी नहीं आई, बहुत सारी थ्योरीज आई। इसमें केनेथ वॉल्स के अपोजिशन में भी काफी थ्योरीज आई, जैसे जोसेफ ग्रियोस की थ्योरी जो कि पर्टिकुलरली बेस्ड थी हैंस मॉर्गेंथ्यू, रेमंड एरन, स्टैनली हॉफमैन, इनके जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे रियलिज्म उस पे। और ये एक तरीके से रिवाइवल ही हुआ था जो पुराना रियलिज्म था उसका। और इसमें बेसिकली दो हमने बैरियर्स ढूंढे कि दो प्रॉब्लम्स है रियलिज्म के, रियलिज्म को फॉलो करने के लिए। वो हैं फर्स्ट कि अगर हमने अपने कुछ नॉर्म्स इंटरनेशनल रिलेशन के स्फेयर में डाले और वो नॉर्म्स अगर किसी ने फॉलो नहीं किए तो क्या होगा, मतलब वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। और सेकंड कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट के चक्कर में किसी और का इतना ज्यादा भला ना हो जाए कि वो हम पे इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करने की कोशिश करे, यानी कि हमें कंट्रोल करने की कोशिश करे। तो ये दो मेन प्रॉब्लम्स आती हैं। अब जो तीसरा व्यू आया नियो रियलिज्म का, वो दो फर्दर दो सब पार्ट्स में डिवाइड हुआ। फर्स्ट की ऑफेंसिव नियो रियलिज्म और दूसरा डिफेंसिव नियो रियलिज्म। जो ऑफेंसिव नियो रियलिज्म था वो बेसिकली बेस्ड था कि पावर कन्फ्लिक्ट वाले बेसिस थ्योरी पे, और जो डिफेंसिव नियो रियलिज्म था वो बेस्ड था कि नियो लिबरलिज्म का जो इंस्टीट्यूशनल वाला फैक्टर्स होता है ना, कि इंस्टीट्यूशन का बहुत बड़ा रोल होता है रियलिज्म को अचीव करने में। अब ये जो केनेथ वॉल्स की न्यो रियलिज्म की थ्योरी जो डेवलप हुई वो बहुत पार्ट्स में क्रिटिसाइज भी की जाती है इस बेसिस पे इनका जो मेन फोकस था वो था स्ट्रक्चरल न्यो रियलिज्म। अब स्ट्रक्चरल रियलिज्म जो था वो बेसिकली बेस्ड था स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट पे, कि कैसा उसका स्ट्रक्चर है, कैसे उसके इंस्टीट्यूशन है। लेकिन इसे का क्रिटिसिज्म आता है कि जो स्ट्रक्चर है वो भी तो ह्यूमन से बना है, और ह्यूमन नेचर एक ऐसी चीज है जो कि पावर कन्फ्लिक्ट से पहले आया है, और इसलिए इसको ज्यादा वेटेज मिलनी चाहिए रादर देन स्ट्रक्चर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो है आपके पास पहुंच जाए। और इस वीडियो को पक्का पक्का शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।